नफरत के रक्त चरित्र की कट्टरता के उन दो चेहरों की बात करते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक को जी हां दहशत से पूरी तरह से भर दिया है। कट्टरता का पहला चेहरा जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है वो है बिलाल, जिसने उमा नाम की उस हिंदू महिला का सिर तन से जुदा कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिलाल से शादी करना चाहती थी। दूसरी तस्वीर अकरम की है जिसने रविवार को सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग कर कत्लेआम मचा दिया, यानी सहारनपुर से सिडनी तक मारने वालों की कौम एक है। एक ने गर्दन काटकर मारा तो दूसरे ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर। ये कैसी सोच है, कैसी सोच है कि हाथों में हथियार उठाकर दूसरों की जान लेने से पहले कोई सोचता तक नहीं। बिलाल से अकरम तक कट्टरता के कितने चेहरे हैं, कहां तक फैले हुए हैं। सबसे पहले देखिए यूपी के बिलाल की नफरत भरी प्लानिंग की। अब्दुल ने उमा की गर्दन काट दी, शादी के लिए कहा तो जान से मार डाला। जिसके लिए पति छोड़ा उसी ने हत्या कर दी, जिसके लिए बच्चा छोड़ा उसी ने गला रेत दिया। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है लेकिन है बिल्कुल असली। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का चेहरा भले ही नकाब से ढका हो, लेकिन इसकी खौफनाक करतूत अब जग जाहिर हो चुकी है। वो करतूत जिसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर हरियाणा के यमुनानगर तक सनसनी फैला दी। बिलाल ने पहले एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उसकी अस्मत से खिलवाड़ करता रहा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसे जान से मार दिया। एक छोटे से सुराग ने बिलाल को कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। हत्या के बाद उमा की जिस लाश को उसने सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर यमुनानगर के जंगल में फेंका था वो बरामद हो गई और बिलाल का पूरा खेल खुल गया। रविवार को उमा मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा तो रिश्ते, धोखे और बेरहमी की खौफनाक परतें सामने आ गईं। जांच में खुलासा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर बिलाल ने दूसरी लड़की से निकाह के लिए प्रेमिका उमा को रास्ते से हटा दिया। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। बिलाल के घर वालों को उमा से उसके रिश्तों की खबर नहीं थी। उधर उमा को भी बिलाल का निकाह तय हो जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिलाल डरा हुआ था कि कहीं शादी की जिद पकड़ चुकी उमा घर वालों के सामने उसकी पोल न खोल दे, इसलिए उसने उमा की हत्या का प्लान बना डाला। उमा को घुमाने की बात कहकर उसे वो अपने साथ ले गया। कलेसर के जंगल के पास उसने उमा की गला दबाकर हत्या कर दी। मीट काटने वाले छुरे से उसने उमा की गर्दन रेत डाली, धड़ को एक नर्सरी में और सिर को आधा किलोमीटर दूर एक खाई में फेंक दिया। उमा का शव 5 दिन पहले ही बरामद हो गया था, लेकिन सिर गायब होने से शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। 5 दिनों के बाद जब बिलाल पकड़ में आया तब उसकी निशानदेही पर सिर बरामद हुआ और पूरी कहानी खुली। इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी, और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और फेंक दी। उमा पहले से शादीशुदा थी और 8 साल के एक बच्चे की मां भी थी, लेकिन पति से विवाद के चलते वो तलाक लेकर अकेले रह रही थी। इसी दौरान वो बिलाल के संपर्क में आई। बिलाल ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ लिव इन में रहने लगा। मामला तब बिगड़ा जब बिलाल के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। उधर उमा ने बिलाल पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। घर वालों के सामने पोल खुलने के डर से उसने उमा की हत्या का प्लान बना डाला। कार्रवाई तो देखो सभी खिलाफ होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये चाह जो चलो एक इंसान हत्या है उसकी सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। जितना गला काटता है थोड़ा बहुत आदमी थोड़े ना। हरियाणा पुलिस को बिलाल का सुराग देने में सीसीटीवी सबसे बड़े मददगार बने। कलेसर के जंगल के पास लगे सीसीटीवी में सबसे पहले बिलाल की कार दिखी। अराईवाला इलाके के सीसीटीवी में भी बिलाल की कार नजर आई। हथनी कुंड बैराज पर सीसीटीवी में भी बिलाल की कार कैद हुई। यूपी नंबर की कार को ट्रेस कर हरियाणा पुलिस उस तक जा पहुंची।
अब बिलाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उमा की हत्या ने एक बार फिर ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या अंतरजातीय प्रेम का अंजाम इसी तरह खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिडनी आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए एक और फरमान आया है। फरमान ये कि सब्र रखें। मुस्लिमों से सब्र की अपील करने वाली मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत को लगता है कि मुस्लिम की हालत बेहद चिंताजनक है, लेकिन जमीयत ये भी कह रहा है कि अगर मुस्लिमों का सब्र टूटा तो देश में तनाव बढ़ जाएगा, अशांति फैल जाएगी। सवाल है कि क्या ये नसीहत कम और धमकी ज्यादा है? मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। आतंकी हमला सिडनी में हुआ। जिसने मारा वो पाकिस्तान के भाईजान निकले, पर मौलाना को लग रहा है कि मुश्किल में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इसीलिए वो सब्र का सबक पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब्र में नसीहत कम, धमकी ज्यादा नजर आ रही है। हालात में मुसलमानों को बहुत ही सब्र व ज़ब्त से काम लेने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कदम मुसलमान हरगिज़ न उठाएं जिससे अवाम में इश्तिहाल पैदा हो, नफ़रत बढ़े और आग भड़के। क्योंकि अगर मुसलमानों की तरफ से रद्द अमल के तौर पर नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया गया, ये अक़लियत और अक्सरियत का मसला बन जाएगा। सब्र की नसीहत की असली वजह ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमला है। पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि जिसने यहूदियों को दहलाया वो कोई और नहीं बल्कि कट्टरपंथी कौम के लोग हैं, जिसको मौलाना खतरे में बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जैसे यहूदियों को भूना गया, क्या वैसे हिंदू भी मारे जाएंगे? सवाल ये भी है कि चिंताजनक हालात किसके हैं, मुस्लिमों की या फिर कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं की? को बात यह है कि राम प्रकाश एक फल वाले थे, कुछ विवाद उनके साथ हुआ और किन्हीं दो लोगों ने उन्हें मार दिया। अब वो राम प्रकाश जी घूम घूम के ये नहीं कहेंगे कि हिंदू को मारा, हिंदू को मारा, हिंदू को मारा। लेकिन इन जैसे मौलानाओं के साथ दिक्कत यह है कि कहीं मुस्लिम नाम निकल गया, मुस्लिम दाढ़ी दिख गई, कोई ऐसा हो गया तो वो सीधा पूरे समाज पर हमला सिद्ध करने पर तुले होते हैं। जमीयत की जुबान पर सब्र शब्द तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह जमीयत वही संस्था है जिसके नेता महमूद मदनी ऐलान कर चुके हैं कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। ये जमीयत वही है जिसके चीफ अरशद मदनी कसम खा चुके हैं कि मर जाएंगे पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जैसे जिहाद और सब्र एक रास्ते के दो छोर हैं, वैसे ही जमीयत की सोच पर मियां भाई की राय भी बटी हुई है। जमीयत की ओर से किस सब्र की बात की जा रही है, जबकि सब्र तो दूसरी कौमों ने कर रखा है। सिडनी आतंकी हमला जिसमें 26 लोग मारे गए, वो कट्टरपंथियों का किस तरह का सब्र था? पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 लोग मारे गए, वो किस तरह का सब्र था? दिल्ली आतंकी हमला जिसमें 15 लोगों की मौत हुई, वो किस तरह का सब्र था? जमीयत के आतंक पर दोहरे चेहरे पर संतों ने सवाल उठाए हैं। उन्हें लगता है कि सब्र सलाह कम और उकसावा ज्यादा है। वहीं कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो जमीयत की हर सोच के साथ खड़े देखना चाहते हैं। आज के समय में जितने भी मदरसे हैं आज के समय में काम क्या कर रहे हैं? भारत को खोखला करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से दीमक की फैक्ट्री बन चुके हैं। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उन्हें बड़े बड़े पदों पे बैठाया जा रहा है, जो मुसलमानों को भ्रमित कर रही है। देखिए देश के अंदर क्या हालात हो गए हैं आजकल। आप देखते हैं कि जहां मुसलमानों को देखा जाता है, दाढ़ी टोपी वालों को देखा जाता है तो उसको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखिए। जिस तरीके से मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने कहा है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब जब आतंक को लेकर इस्लाम पर सवाल उठते हैं, तब तब कुछ लोग इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के हालात का राग अलापने लगते हैं। जमीयत एक तरफ कानून मानने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ संविधान और अदालतों पर ही उंगली उठा देता है। कट्टरपंथियों को बचाने के लिए अपनी कौम को ढाल बना लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी ने यूपी के भड़काऊ मौलाना की अकड़ तोड़ दी, लेकिन उस मौलाना ने अपने इलाके में इतनी दहशत कायम कर रखी है, अपने परिवार को उसने इस काम पर लगा रखा।
पहले मौलाना तौकीर रजा पूरे बरेली को उकसाने की कोशिश करता था, अब उसका बहनोई मोहसिन वहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या तौकीर के बाद अब योगी के धुरंधर को नया टारगेट जमीनखोर मोहसिन है? बुलडोजर से इलाज हुआ, डंडे से भी डेंटिंग पेंटिंग हुई। यहां तक कि दंगाई मौलाना जेल भी पहुंच गया। फिर भी मौलाना तौकीर अपने रिश्तेदार के जरिए अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। तौकीर रजा तो जेल में है, लेकिन उसने अपने बहनोई को बाहर काम पर लगा रखा है। यह है मोहसिन रजा, यही है बरेली के नफरती मौलाना तौकीर रजा का बहनोई। इसने क्या किया है, उसके लिए आपको अस्पताल के बेड पर पड़े एक पीड़ित का बयान सुनना चाहिए। मेरे घर पे भी गए मोहसिन रजा के नाम से धमकाने के लिए। जमीन पर भी कब्जा कर लिया है? हाँ, जमीन पर कब्जा है, काम चल रहा है। कब्जा है करीब 6-6.5 बीघे। यह है शाकिर बेग, ये तौकीर रजा के बहनोई मोहसिन रजा के जुल्म के कारण इस हालत में पहुंचा है। इसने खुदकुशी करने तक की कोशिश की, क्योंकि आरोप है कि मोहसिन रजा ने इसकी जमीन हड़प ली और जमीन लौटाने की बजाय जान से मारने की धमकी दी गई। जिस तरह तौकीर सरकार को आए दिन धमकी देता था, कानून व्यवस्था को चुनौती देता था, वैसे ही मोहसिन रजा ने अपने गुर्गों के जरिए जमीन कब्जाने के लिए एक परिवार को धमकाया था। मेरी जमीन को इकराम बेग, मोहसिन रजा और इनने बिक्की ने लिखवा लिया। कुछ मेरे भाई, मेन भाई है मेरा सारिक, उसने और भाइयों के साथ भी धोखा कराया। उसने सबने मजबूरी में लिखवा दी। मुझसे वायदा ये क्या करा था, तुम्हारी ज़मीन अलग करके तुम्हें दे देंगे, बैनामा कराया, कोई मतलब नहीं। योगी सरकार ने तौकीर की गर्मी तो शांत कर दी, अब वो दंगा भड़काने के केस में सलाखों की हवा खा रहा है। लगता है अब योगी के बुलडोजर के निशाने पर है उसका बहनोई मोहसिन। मौलाना तौकीर रजा और मोहसिन रजा समेत 10 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। जमीन हड़पने, जान से मारने की धमकी और घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसमें जो धाराएं हैं वो इस प्रकार हैं: 318(4), 333, 352, 351(3), 75 और 61(2) अंतर्गत BNS ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में 10 नामजद आरोपी हैं। उन 10 नामजद आरोपियों में से एक मौलाना तौकीर रजा है, वह उसका बहनोई मोहसिन रजा भी है। अब तक योगी आदित्यनाथ ने तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ का अवैध साम्राज्य ढाया है। माना जा रहा है कि इसी की कमाई से तौकीर रजा कट्टरपंथियों को पाल पोस रहा था। इसके अलावा तौकीर के करीबी राशिद खान और सरफराज वली खान के मैरिज लॉन को बुलडोजर से ध्वस्त किया था। इन्हीं दोनों मैरिज लॉन में दंगाइयों को रुकवाया गया था। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। मोहसिन रजा और उसका परिवार योगी फोर्स से बचता फिर रहा है। पूरा परिवार घर बंद कर फरार है, क्योंकि मोहसिन को पता चल गया है कि अब बरेली में उसका जीजा उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। सवाल तो ये भी है कि जमीन कब्जाने वाले मोहसिन की जमीन क्या योगी का बुलडोजर हिलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सीएम योगी बरेली में मौलाना की अराजकता का ताला लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं काशी के भाईजान योगी के आदेश पर यस सर कहते हुए अपनी ही दुकान पर ताला लगा रहे हैं। दरअसल आज तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जयंती है। ऐसे में इस त्योहार की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक आदेश जारी हुआ, जिसका सीधा असर काशी के भाईजान पर पड़ा। हमारे पूज्य संत जन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर समुदाय को अपने पर्व और त्योहार उल्लास के साथ मनाने का अपना अधिकार मिलना चाहिए। आज काशी में बबलू चिकन नहीं बेच पाए, अमन मीट शॉप पर आज बकरा नहीं कटा, रियाज सराज भी शटर डाउन करके चले गए। काशी में योगी के ऑर्डर पर भाईजान ने बोला, यस सर, उत्तर प्रदेश में हर धर्म, हर पंथ,
और हर संप्रदाय को त्योहार मनाने की पूरी आजादी है। सीएम योगी इस बात का ख्याल रखते हैं कि हर धर्म के त्योहार को पूरा सम्मान मिले। यही वजह कि आज काशी में जैन समाज के महाउत्सव के लिए विशेष आदेश जारी किए गए, जिसका सीधा असर काशी के भाईजान पर पड़ा। आज जैन समाज के तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जयंती है। ऐसे में त्योहार की पवित्रता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक दिन के लिए काशी में मीट बिक्री पर रोक लगा दी। इस मौके पर हिंसा करने वाले तमाम उन जगहों को पूरी तरीके से बंद किया गया है, यानी मीट मुर्गा की दुकानों को बंद रखा गया है और आज पूरे दिन इनको बंद रखने के आदेश है। इसके अलावा होटल में भी मांस का प्रयोग नहीं किया जाएगा और अगर किसी ने नगर निगम के आदेश का उल्लंघन किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी नगर निगम ने दे दी है। इस तरह के आदेश जब भी आए, कट्टरपंथी उसकी मुखालफत करते नजर आए, लेकिन काशी में भाईजान ने योगी के आदेश को कैसे माना, देखिए। बनारस के एक मीट शॉप के पास लेकर आए हैं, जो तमाम यहाँ पर मीट की दुकानें हैं, मुर्गा की दुकानें हैं, जहाँ पे ये मटन और मुर्गा ये सब बिकते हैं। उन सभी की दुकानों को आज पूरी तरीके से बंद रखा गया है। नगर निगम ने आदेश जैन समुदाय की धार्मिक मान्यता और त्योहार की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए लागू किया। काशी के मियां भाई सरकारी आदेश का सम्मान कर रहे हैं। अपनी मीट शॉप का शटर डाउन भी कर दिया। नगर निगम का पालन किया जा रहा है। बंदी है सरकारी। नगर निगम में कहा आज बंदी है तो बंदी कर दिया गया। ठीक है, कोई भी बंदी हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। दिक्कत 2-4 दिन पहले पेपर में लाउड कर दिया जाए, पब्लिक को, दुकानदारों को मालूमाती हो जाए। ये बंदी हो 2 दिन पहले अगर से आप लोग भाई आदमी को इत्तला कर दिया जाए या पेपर में आ जाए। काशी के भाईजान नगर निगम के आदेश को मान रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी सनातन की रक्षा का संकल्प ले चुके हैं। हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सीएम योगी के इसी संकल्प का असर है जो काशी के भाईजान मीट शॉप बंद करने के आदेश पर यस सर कर रहे हैं, साथ ही जैन धर्म के त्योहार का सम्मान भी कर रहे हैं। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी। दिसंबर की सर्दी में जब आप चैन से सो रहे होते हैं, तब योगी फोर्स इस बात का ध्यान रखती है कि कोई अपराधी या डकैत आपकी सुरक्षा में सेंधमारी न कर दे। अगर कोई बदमाश ऐसी हिमाकत करता है तो योगी फोर्स की बुलेट उसका पक्का इलाज कर देती है। ऐसा ही हुआ है संभल और मेरठ में, जहां कुख्यात बदमाश यूपी पुलिस की गोली से घायल हो गए। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं। डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी। गुंडा हो या माफिया, तस्कर हो या डकैत, अगर यूपी में कानून से खिलवाड़ किया तो यमराज का दर्शन होना तय है। नाम बताओ अपना। सिर्फ इमरान नहीं, यह है इमरान डकैत, जिसकी उम्र महज 20 साल है। कितनी उम्र है? 20 साल। महज 20 साल की उम्र में इमरान के सिर पर 50,000 का इनाम घोषित था। बरेली से लेकर संभल तक की पुलिस इस लुटेरे की तलाश कर रही थी और ये तलाश आज सुबह सुबह संभल में पूरी हुई। योगी फोर्स ने चेकिंग के दौरान इमरान को घेरा तो उसने खाकी पर फायरिंग की हिमाकत कर दी। इमरान की गोली से एक सिपाही घायल हो गया। फिर क्या था, योगी फोर्स ने जवाबी फायरिंग शुरू की और इमरान के पैर में पीतल ठोक दिया। ये इमरान इसका नाम है, ये अलीगंज जनपद बरेली का रहने वाला है और इस समय थाना भोजपुर में ग्राम पीपल्स थाना में इन्होंने एक लूट करी थी, उसमें ये वांटेड चल रहा है और इस पर डीआईजी महोदय द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। मुठभेड़ के बाद घायल सिपाही और इमरान को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया के कैमरे जब जिला अस्पताल में दाखिल हुए तो ये अपराधी अपना मुंह छिपाने लगा। जो लुटेरा कल तक बेखौफ होकर अपराध के रास्ते पर दौड़ लगा रहा था, आज वो पुलिस वालों के कंधे का सहारा लेकर लंगड़ा रहा है। संभल में इमरान का पक्का इलाज हुआ तो मेरठ पुलिस ने भी 2 पशु तस्करों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की।
तस्वीर में नजर आ रहा ये शख्स मेरठ का कुख्यात पशु चोर गिरोह का सदस्य है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरठ के अलग अलग इलाकों से गाय भैंसों की चोरी को अंजाम दिया। इस अपराधी के खिलाफ अलग अलग थानों में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जब इस पशु तस्कर का सामना यूपी पुलिस से हुआ तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कानून की कारतूस इसके पांव में लगी और ये उम्र भर के लिए लंगड़ा हो गया। आसिफ का आपराधिक इतिहास 21 मुकदमों का है। एक जघन्य किस्म का अपराधी है। फिर रमजान के ऊपर भी 8 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें थाना जाने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का जो संकल्प सीएम योगी ने लिया है उसे योगी फोर्स बखूबी पूरा कर रही है। इमरान हो या रमजान, जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसका हश्र यही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के जहर की, जो बेहद खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ना तो पराली का धुआं है, ना ही दिवाली का मौका है। हालात संभालने के लिए ग्रेफ 4 भी लागू है, तो फिर सांसों में घुलते इस जहर का स्तर आखिर बढ़ता ही क्यों जा रहा है? प्रदूषण के डबल अटैक की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण कहां तक फैला है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहर पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपका कोहरे की लहर है वो उत्तर प्रदेश में जरूर छाई हुई है, कुछ दिनों से है। और ओवरऑल अगर आप बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। अगर आप ओवरऑल बात करें, जो कल सुबह और परसों सुबह ही रहने का अनुमान है, और उल्टा जो आज से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है। लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा में 80% कम पराली जली है। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है, साथ ही BS4 वाहनों पर भी बैन है। इसके अलावा निर्माण कार्य बंद है, ईंधन जलाने पर प्रतिबंध है, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और खनन पर भी रोक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो गई? सर्दी के दिनों में दिल्ली का AQI बहुत ही पुअर, सीवियर ऐसे रहता है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नवंबर में पूरा वेरी पुअर से सीवियर रहा है और पिछले 2 दिन से तो 450 क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 भी लग गया है। सिर्फ फोकस करते हैं सर्दियों में, क्योंकि तब हमें ये प्रदूषण दिखने लगता है, हमारे लंग्स में फील होने लगता है, आँखों में इरिटेशन होती है। इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस सर्दियों में करते हैं। लेकिन इसके जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली के भी कई लोकल एमिशंस हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली की आवाज जहरीली हुई तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। उसके लिए कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को बरसों बाद भी ढूंढ कर मारती है, लेकिन बदला हर हाल में लेती है, छोड़ती नहीं है। सिडनी आतंकी हमले के बाद अब मोसाद की निगाह पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की ओर है। जी हां, मुल्ला मुनीर की ओर, क्योंकि वहां यहूदी मारे गए हैं और मारने वालों का एक्शन जो है, कनेक्शन जो है, वो पाकिस्तान से है। आतंकी और पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भारत तो पहले से ही आतंकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देता आया है। अब तो मुनीर सीधा मोसाद के टारगेट पर आ गया है। देखिए, अब कुल मिलाकर के सवाल यह है कि मोसाद के सीधे सीधे निशाने पर अब न केवल पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान का ये फील्ड मार्शल भी है। आतंकियों ने एक बार फिर दुनिया को दहला दिया। इस बार आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को निशाना बनाया। सिडनी के बोंडी बीच पर 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 2 आतंकी बाप और बेटे थे। नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम। दोनों ने यहूदियों को निशाना बनाया। यहूदियों पर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। अब्बू साजिद और औलाद नवीद, दोनों आतंकी पाकिस्तान मूल के हैं। साजिद 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि नवीद अकरम जन्म से ऑस्ट्रेलियाई है, लेकिन आधुनिक शहर में आकर भी दोनों की सोच कट्टरपंथियों वाली है।
सिडनी के बीच पर दोनों आतंकी जिस गाड़ी से आए थे उसके अंदर ISIS के 2 झंडे मिले हैं। एक झंडा बोनट पर भी लगा रखा था। मतलब ये बाप बेटे आतंकी संगठन ISIS की सोच से प्रभावित है। जांच में खुलासा हुआ है कि बाप बेटे की इस आतंकी जोड़ी ने ISIS के लिए वफादारी की कस्में खाई थी। 2019 में भी नवीद के ISIS से लिंक की जांच की गई। आतंकी साजिद अकरम को तो पुलिस ने मौके पर ही ढेर कर दिया था, लेकिन उसका बेटा नवीद अभी भी जिंदा है। जब सिडनी में उसके घर पर पुलिस ने रेड डाला तो एक कार में कई IEDs मिले। फील्ड मार्शल से CDF बना आसिम मुनीर डर के मारे आजकल भारत से सटी सीमा पर सैन्य छावनियों का लगातार दौरा कर रहा है। भारत के सख्त तेवरों ने मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। बॉर्डर पर पहुंचकर वो अपनी कागजी फौज का हौसला तो बढ़ा रहा है, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही। इस बीच मुनीर के बार बार बॉर्डर दौरों ने पाकिस्तान की आवाम की धड़कनें भी बढ़ा दी। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एक बार पिट चुका मुनीर फिर से मार ना खा जाए। फील्ड मार्शल से CDF बने आसिम मुनीर को भारत के हाथों मार खाने की फिर से खुजली हो रही है। इसीलिए आजकल वो इस्लामाबाद से दौड़ दौड़ कर बॉर्डर पर आ रहा है, अपनी कागजी फौज में जोश भर रहा है। गला फाड़ फाड़ कर पाकिस्तानी सैनिकों को ये भरोसा दिला रहा है कि सरकार बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में उसने भारतीय सीमा के पास एंटी टैंक ड्रोन अभ्यास का जायजा लिया। पाकिस्तानी सेना का यह अभ्यास बड़े स्तर पर किया गया है। भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच हुए इस अभ्यास ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की इस एक्सरसाइज को किसी संभावित लड़ाई की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। 2 दिन में भारतीय सीमा से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में ये मुनीर का दूसरा दौरा है। मुनीर ने ठीक 1 दिन पहले भारतीय सीमा के करीब पाकिस्तान में गुजरांवाला और सियालकोट छावनी क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान भी उसने कहा था कि पाकिस्तान को कमजोर करने वाली विभाजनकारी चुनौतियों से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। मुनीर के लगातार भारतीय सीमा के आसपास डेरा डालने और जंग की तैयारियों का जायजा लेने से पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। CDF बना मुनीर बॉर्डर वाले इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को परख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे अपने सैनिकों की हौसला अफजाई कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की फौज को उसकी कही बातें हजम नहीं हो रही हैं। उन्हें लग रहा है जब आसिम मुनीर फील्ड मार्शल था तो जंग में भारत के हाथों बुरी तरह से पिटा था। अब जब वो CDF है तो उसके फिर से मार खाने के पूरे आसार हैं, क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर बड़ा सैन्य अभ्यास कर ऐसे संकेत भी दिए थे कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत हरकत हुई तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। मुनीर हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा बलों का प्रमुख यानी CDF बना है। CDF बनने से मुनीर की ताकत अपने देश में पहले से कई गुना बढ़ गई है। वो ज्यादा एक्टिव भी दिख रहा है, भारत को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारत भी पूरी तरह से और दोगुनी तैयारी के साथ कमर कस कर बैठा है। इस बार मुनीर की एक गलत हरकत पाकिस्तान का पूरा भूगोल बिगाड़ के रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे पाकिस्तान के आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया में 26 बेकसूर यहूदियों की हत्या की, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या की थी। लेकिन हर बार आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताता रहा है। पहलगाम हमले के 180 दिन बाद NIA ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अपने आप बोले ना मुझे। NIA की टीम, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि अब पहुंच चुकी है NIA की स्पेशल कोर्ट में, जहां पर ये चार्जशीट जो है वो पेश की जानी है। पहलगाम आतंकी हमले के 180 दिन बाद NIA ने 1300 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। NIA की इस जांच रिपोर्ट के हर पन्ने में आतंकिस्तान का झूठ बेनकाब किया गया है। जो पाकिस्तान इस हमले के बाद खुद को पाक साफ बता रहा था, इस चार्जशीट में उसके आतंकियों का नाम होना ये बता रहा है पहलगाम में हुई हिंदुओं की हत्या की पूरी प्लानिंग जिन्ना लैंड में ही रची गई।
एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो चार्जशीट है, ये वो पन्ने हैं जिसमें सारी काली करतूतें पाकिस्तान के उन आतंकियों की यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसमें कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रंक्स और ये जो पूरे दस्तावेजेस हैं, इसमें पूरी चार्जशीट जो है वो यहाँ पर बंद है। उन सभी एक्यूज के नाम हैं, उन सभी लोगों के नाम हैं जो इस पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर तैयबा के आतंकी मारे गए तो मुनीर की आर्मी समेत पाकिस्तान के हुक्मरान उनके जनाजे में आंसू बहाने पहुंचे, आतंकियों को मासूम तक बताया।